वेलकम डीपी कोचिंग क्लासेस। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बेटा सब लोग बहुत अच्छे हो गए, पढ़ाई वगैरह बहुत अच्छे से कर रहे होगे। तो प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने सीखा था बायोगैस के बारे में। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे बेटा माइक्रोब्स एज ए बायो कंट्रोल एजेंट। हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं माइक्रोब्स एज ए बायो कंट्रोल एजेंट। ठीक है, हम लोग जो चैप्टर कर रहे हैं बेटा जिसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, उसी का ये टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो फटाक से आप हेडिंग डालिए बेटा, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। बायो कंट्रोल एजेंट। ठीक है, अब सवाल ये है कि बेटा पहली बात तो ये समझते हैं कि ये बायो कंट्रोल क्या है। बायो कंट्रोल समझने के बाद फिर ये समझने की कोशिश करते हैं कि बायो कंट्रोल एजेंट क्या है। ठीक है, सपोज करिए हमारे पास क्या है बेटा, हमारी एक क्रॉप है। क्या है बेटा? हमारी एक क्रॉप है, ये हमारा एक फील्ड है, ये हमारा एक खेत है। खेत में क्या लगी हुई है बेटा? एक फसल लगी हुई है ऐसे। ठीक है, ये ग्रीन कलर की क्या है बेटा? ये हमारे प्लांट्स हैं। ठीक है, चलो ये क्या है बेटा? ये हमारी एक क्रॉप है। व्हाट इज दिस? दिस इज ए क्रॉप। क्रॉप मतलब एक फसल है। अब इस फसल में मान लीजिए बेटा कुछ पेस्ट लग गए, यानी इस फसल में लग गए कुछ कीड़े। ये रेड कलर की चीज़ें क्या हैं बेटा? ये मान लो कोई पेस्ट है। क्या है बेटा? ये एक पेस्ट है जो इस फसल को खराब कर रहा है। ठीक है, व्हाट इज दिस? दिस इज अ पेस्ट। पेस्ट क्या होते हैं? पेस्ट ऐसे बेटा ऑर्गेनिज्म हैं जो इस फसल को खराब कर रहे हैं, इस फसल में रोग पैदा कर रहे हैं। ठीक है, अब इस पेस्ट को ख़त्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखो मोस्ट जो कॉमन है आज जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं बेटा ना, वो क्या है कि हम जाते हैं मार्केट से इंसेक्टिसाइड और कुछ पेस्टिसाइड्स वगैरह ले आते हैं, वो दवाएं ले आते हैं और उनको ला के छिड़क देते हैं। छिड़कने से ये पेस्ट क्या होते हैं बेटा? ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन उनके बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट भी हैं। अब वो क्या हार्मफुल इफेक्ट हैं वो सारी बातें करेंगे बाद में। पहले हमको ये समझना है कि बायो कंट्रोल क्या है। ठीक है, हमें क्या करना बेटा? हमें क्या करना है? हमें ये तलाशना है कि इस पेस्ट का नेचुरल प्रेडेटर कौन है। नेचुरल प्रेडेटर मतलब भगवान ने ऐसा कोई तो जीव बनाया होगा जो इनको खाता होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? हम उसको फाइंड करते हैं। तो हमें मिला यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर क्या मिलता है हमें? मान लो ये एक ऑर्गेनिज्म मिलता है। ठीक, ये क्या है? ये एक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, कोई बड़ा भी हो सकता है, मल्टीसेलुलर हो सकता है, या फिर आपके क्या हो सकते हैं, कुछ माइक्रोब्स भी हो सकते हैं, या फिर मान लीजिए क्या है, कुछ माइक्रोब है। ये वो माइक्रोब है, ये वो ऑर्गेनिज्म है ना जो इसको क्या करता है बेटा? जो इस पेस्ट को किल करता है। ठीक है, ये क्या कर रहा है बेटा? किल कर दे रहा है। किसको? इस पेस्ट को। यानी ये क्या है बेटा? ये है नेचुरल प्रेडेटर। नेचुरल प्रेडेटर, प्रेडेटर का मतलब होता है बेटा खाने वाला। ठीक, तो प्राकृतिक रूप से भगवान ने इस पेस्ट को खाने के लिए प्राकृतिक रूप से कुछ इंसेक्ट बनाए हैं जो इसको क्या कर जाते हैं? खा जाते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म, ध्यान से सुनिएगा बेटा, ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं बेटा? ऐसे ऑर्गेनिज्म इस पेस्ट को खत्म करके इस फसल को इस पेस्ट से बचा रहे हैं ना। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा? इस पेस्ट की ग्रोथ को कंट्रोल कर रहे हैं। किसकी सहायता से? ऑर्गेनिज्म की सहायता से। तो इस पेस्ट की ग्रोथ को ऑर्गेनिज्म की सहायता से, ऑर्गेनिज्म क्या है बेटा? ये तो लिविंग है ना। ठीक है, ये क्या है बेटा? ये तो लिविंग है। तो किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सहायता से इस क्रॉप के अंदर पेस्ट को समाप्त करना या किल करने की प्रोसेस ही क्या कहलाती है बेटा? बायो कंट्रोल कहलाती है। ठीक है, इस क्रॉप को इस पेस्ट से हम बचा रहे हैं इस ऑर्गेनिज्म की सहायता से, तो इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? बायो कंट्रोल कहते हैं। अब बायो कंट्रोल एजेंट क्या है? बायो कंट्रोल की प्रोसेस को हम कर किसके द्वारा रहे हैं? इस पेस्ट को हम कंट्रोल कर रहे हैं बायोलॉजिकली, किसके द्वारा बेटा कर रहे हैं हम लोग? इस ऑर्गेनिज्म के द्वारा। तो ये ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा बेटा बायो कंट्रोल एजेंट। क्या कहलाएगा? बायो कंट्रोल एजेंट। मेरी बात को सुनो, इस क्रॉप के अंदर ये पेस्ट है जो रोग पैदा करता है। हम क्या कर रहे हैं? इसका नेचुरल प्रेडेटर फाइंड करके, यानी इसको प्राकृतिक रूप से कौन खा सकता है, उस ऑर्गेनिज्म को फाइंड करके इस खेत में लाके डाल देते हैं। तो वो क्या करेगा? वो इस पेस्ट को समाप्त कर देगा। तो अब बताओ, क्या आपने किसी केमिकल का इस्तेमाल किया? नहीं किया। आपने किसका इस्तेमाल किया है? यहाँ पर आपने एक ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके इस पेस्ट को कंट्रोल किया है। तो इसी वजह से क्या कह रहे हैं बेटा? बायो कंट्रोल। बायो का मतलब आप एक ऑर्गेनिज्म का, एक जीवित जीव का इस्तेमाल करके इस पेस्ट को कंट्रोल कर रहे हो ना, इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? बायो कंट्रोल कहा जाता है। अब बात समझ आई कि बायो कंट्रोल क्या है। अब चलते हैं बेटा बायो कंट्रोल की डेफिनेशन पर। व्हाट इज बायो कंट्रोल? तो क्या लिखते हैं बेटा? क्या लिखते हैं बेटा? कंट्रोल ऑफ पेस्ट इन ए क्रॉप by using organism
और माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रिवेंट harmful effect of pest is called biocontrol. बायो कंट्रोल क्या है बेटा? कंट्रोल ऑफ पेस्ट इन ए क्रॉप। हम क्या कर रहे हैं? क्रॉप में पेस्ट को कंट्रोल कर रहे हैं। किसका इस्तेमाल करके? ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स का इस्तेमाल करके, कुछ माइक्रोब्स या कुछ ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करके हम क्या कर रहे हैं? इसको पेस्ट को कंट्रोल कर रहे हैं। क्या रोकने के लिए? उसके हार्मफुल इफेक्ट को रोकने के लिए। कहाँ पर? क्रॉप में। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? बायो कंट्रोल कहते हैं। अब बायो कंट्रोल की प्रोसेस के लिए जो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स इस्तेमाल होते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं बेटा? बायो कंट्रोल एजेंट कहते हैं। तो यहाँ पर एक बात और ऐड करते हैं बेटा, यहाँ पर एक बात और ऐड करते हैं। एक मिनट बेटा, जरा इंक ज़्यादा हो गई है इसमें, एक मिनट जरा रुकिएगा तो। ठीक है, चलो दूसरे कलर से लिख देते हैं, ब्लैक से ही लिख देते हैं। हम क्या कर रहे हैं कि इस बायो कंट्रोल की प्रोसेस को करने के लिए जिन ऑर्गेनिज्म का या माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? बायो कंट्रोल एजेंट कहते हैं। तो क्या लिखते हैं बेटा? माइक्रोब्स और other organism which is used in process of biocontrol, they are called बायो कंट्रोल एजेंट। उन्हें क्या कहा जाता है बेटा? उन्हें कहा जाता है बायो कंट्रोल एजेंट। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, अब ध्यान से सुनेंगे कि बायो कंट्रोल एजेंट्स क्या थे। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे माइक्रोब्स थे जो नेचुरली प्रिडेशन करते थे किसका? इन पेस्ट का। ठीक है, जो नेचुरली खा जाते थे किनको? इन पेस्ट को, और इन पेस्ट को यहाँ से फसल से हटा देते थे, जिसकी वजह से ये क्रॉप में कोई हार्मफुल इफेक्ट पैदा नहीं होता था। तो ये तो हो गई बात किसकी बेटा? बायो कंट्रोल एजेंट की। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात और लिखते हैं बेटा कि बायो कंट्रोल एजेंट जो है ना वो यूज़ होते हैं कहाँ पर? वो यूज़ होते हैं बेटा ऑर्गेनिक फार्मिंग में। किस में बेटा? ऑर्गेनिक फार्मिंग में। तो क्या लिखेंगे बेटा कि बायो कंट्रोल एजेंट्स आर मोस्टली यूज्ड in the organic farming, ऑर्गेनिक फार्मिंग में ये ज़्यादा यूज़ होते हैं। अच्छा देखो, फार्मिंग का मतलब क्या होता है बेटा? फार्मिंग का मतलब होता है खेती करना। ठीक है, फार्मिंग के दो मेथड्स हैं। फार्मिंग के कितने मेथड्स हैं? दो मेथड्स हैं। एक है बेटा, एक को कहते हो आप कन्वेंशनल फार्मिंग, एक को कहते हो बेटा आप ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, क्या होती है कन्वेंशनल फार्मिंग और क्या होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग? आइए देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखता हूँ बेटा मैं? यहाँ पर एक साइड में छोटा सा लिखता हूँ मैं, यहाँ पर कन्वेंशनल फार्मिंग, यहाँ पर लिखता हूँ बेटा मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, अब देखते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, इसमें क्या करते हैं हम लोग? कन्वेंशनल फार्मिंग में क्या करते हैं? जो आजकल के किसान हैं, जो आजकल की खेती है, हाई प्रोडक्शन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? देखो, जब से इंडिया में हरित क्रांति आई ना बेटा, उस टाइम से फर्टिलाइजर का यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि हरित क्रांति की वजह से, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, देखो जैसे जैसे टाइम बीत जा रहा है वैसे वैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है। अब भाई बढ़ती पॉपुलेशन की खाने की ज़रूरत को पूरा करने के लिए अनाज भी तो ज़्यादा पैदा होना चाहिए। लोगों की संख्या बढ़ रही है, खाने के लिए अनाज नहीं है, तो ज़्यादा लोगों की संख्या ज़्यादा हो रही है, इसलिए ज़्यादा अनाज पैदा करने की ज़रूरत पड़ी। इसके लिए हमने क्या किया? इसके लिए हमने कुछ नई नई चीज़ें ईजाद की, कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल करना शुरू किया। जैसे हम लोग
खाद का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग करते हैं, ठीक है। आप गांव में चले जाइए, वहाँ पर देखिए एक क्रॉप में 2-3 बार खाद मारी जाती है, ठीक है। तो खाद जो है ना बेटा वो क्या है, वो केमिकल फर्टिलाइजर्स है। तो कन्वेंशनल फार्मिंग में क्या करते हैं जो फार्मर्स है ना, वो क्या इस्तेमाल करते हैं बेटा, केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो कन्वेंशनल फार्मिंग में क्या करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड। किसका यूज़ करते हैं बेटा, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं। और क्या करते हैं बेटा, इन कीड़ों को, जैसे पेस्ट है क्रॉप में लग गया ना, तो इस पेस्ट को खत्म करने के लिए पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसको खत्म करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड्स आर यूज्ड, ठीक। पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं। और क्या करते हैं, देखो ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए ना हाइब्रिड सीड्स का इस्तेमाल करते हैं। हाइब्रिड सीड इस्तेमाल होगा तो प्रोडक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं बेटा, हाइब्रिड सीड्स आर यूज्ड टू इंक्रीज प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है बेटा, ये है हमारे कन्वेंशनल फार्मिंग। अब आइए चलते हैं बेटा ऑर्गेनिक फार्मिंग में। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या करते हैं, यहाँ पर जो केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ हो रहे हैं ना, उन केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ पर किसका यूज़ होगा, बायो फर्टिलाइजर्स का, ठीक है। बायो फर्टिलाइजर्स क्या है, वो तो अगला टॉपिक है कि माइक्रोब कैसे हमारे बायो फर्टिलाइजर के रूप में काम करते हैं। अभी तो हम बायो कंट्रोल पढ़ रहे हैं, इसके बाद वाला टॉपिक जो है ना वो बायो फर्टिलाइजर्स है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या करते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड, बायो fertilizers are used, bio fertilizers are used instead of chemical fertilizers, ठीक है। यहाँ पर हम पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं कन्वेंशनल में, लेकिन ये क्या है बेटा, यहाँ पर देखो बायो कंट्रोल एजेंट है, उसका इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग में। तो इन पेस्ट को, इन इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, बायो कंट्रोल एजेंट्स का। तो क्या लिखते हैं बेटा, बायो कंट्रोल एजेंट्स, बायो कंट्रोल एजेंट्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ insecticide and pesticides। पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड की जगह हम किसका इस्तेमाल करते हैं बेटा, बायो कंट्रोल एजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर हाइब्रिड सीड का इस्तेमाल कर रहे हो, इस वाले में आप क्या करते हो, ट्रेडिशनल सीड्स का इस्तेमाल करते हो, हाइब्रिड का इस्तेमाल नहीं करते, यहाँ पर पारंपरिक सीड्स का इस्तेमाल करते हो। हम लोग जब छोटे थे ना, तो गांव में क्या होता था बेटा, गांव में क्या होता था कि फसल जो होती थी ना, उसमें से कुछ अनाज को निकाल कर रख दिया जाता था अगले साल एज अ सीड यूज़ करने के लिए, मतलब उसका बीज के रूप में उपयोग करने के लिए उसको अलग से रख दिया जाता था। अब क्या होता है, अब जो है मार्केट में जाते हैं लोग, हाइब्रिड सीड खरीद के लाते हैं, उसको लगाते हैं, एक बार यूज़ करते हैं, उसके बाद फिर अगले साल नया सीड ले आते हैं। तो पहले ऐसा नहीं होता था, जब हम लोग छोटे थे, लगभग बात है 2000 या 2002-3 के आसपास की, जब हम लोग बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे, ठीक है। उस टाइम पर हम शायद 3rd या 4th में थे, तो हमको बराबर याद है कि घर में अलग से निकाल के रखा जाता था सीड अगले साल यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो ऐसा ही है बेटा। तो अब इस फार्मिंग में क्या करते हैं, हाइब्रिड सीड का इस्तेमाल करते हैं। इस फार्मिंग में क्या करते हैं बेटा, इस फार्मिंग में क्या करते हैं, इस फार्मिंग में ट्रेडिशनल सीड्स का यूज़ करते हैं। ट्रेडिशनल सीड्स आर यूज्ड फॉर फार्मिंग। ट्रेडिशनल सीड्स को यूज़ करते हैं किसके लिए, फार्मिंग के लिए। तो ये बात हो गई बेटा कन्वेंशनल और ऑर्गेनिक फार्मिंग की। अब सवाल ये है कि बायो कंट्रोल एजेंट्स इतने यूजफुल क्यों हैं, ठीक है। व्हाट इज द नीड ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट, हमें बायो कंट्रोल एजेंट की नीड क्यों है, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है बेटा, क्वेश्चन हम यहाँ पर लिखते हैं, व्हाट इज द नीड ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट्स, ठीक है। बायो कंट्रोल एजेंट्स की नीड क्या है, ठीक है। नीड फॉर लिख दो, चलो ऑफ ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज द नीड ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट, बायो कंट्रोल एजेंट्स की जरूरत क्या है, ठीक है। वाई लिखते हैं, वाई, व्हाट की बजाय वाई इज द नीड, इसकी जरूरत क्यों है, ठीक है। बायो कंट्रोल एजेंट्स की जरूरत क्यों है, वाई इज द नीड ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट।
तो देखो बेटा क्या है कि जो हम कन्वेंशनल फार्मिंग में हम क्या कर रहे हैं, जो कन्वेंशनल फार्मिंग है, कन्वेंशनल फार्मिंग में क्या करते हैं, अभी हमने देखा केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं बेटा, केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। केमिकल्स कौन कौन से हैं, केमिकल्स को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, इंसेक्टिसाइड के रूप में, इसको इस्तेमाल कर रहे हैं बेटा हम लोग पेस्टिसाइड के रूप में, ठीक है। तो ये जो केमिकल्स है ना बेटा, ये क्या करते हैं, ये कुछ हार्मफुल इफेक्ट जनरेट करते हैं, ठीक है। क्या जनरेट करते हैं बेटा, हार्मफुल इफेक्ट। इसके हार्मफुल इफेक्ट क्या क्या हैं, पहली चीज़ क्या है बेटा कि अगर केमिकल जो आपके इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स हैं उनको आप यहाँ डालोगे ना, तो वो क्या करेंगे, इस पेस्ट को बेटा कंप्लीटली ख़त्म कर देंगे। इस फसल के अंदर जितने पेस्ट हैं ये, इन सबको क्या करेंगे, कंप्लीटली ख़त्म कर देंगे, यानी कंप्लीटली इनको मार देंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं बेटा, ये लोग क्या करते हैं, दे completely eradicate or kill the pest or pathogen, अब मेरी एक बात को ध्यान सुनो। तो ठीक है, अच्छी बात है, ऐसा तो लग रहा है कि अच्छी बात है, केमिकल्स क्या करते हैं, सारे पेस्ट को मार देते हैं, लेकिन बेटा अच्छी बात नहीं है। भगवान ने जितने भी धरती पर जीव बनाए हैं ना, उन सबकी बेटा अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है पर्यावरण में, ठीक है। किसी एक जीव की मात्रा अचानक से कम हो जाए, कोई एक जीव अचानक से ज़्यादा हो जाए, तब भी दिक्कत पैदा हो जाएगी, ठीक है। ध्यान से सुनो, जैसे अगर मान लो जंगल में घास वगैरह जो है, हरी चीज़ें जो हैं अचानक से ख़त्म हो जाए, तो जितने भी आपके शाकाहारी जीव हैं, क्या वो जिंदा रहेंगे, नहीं जिंदा रहेंगे। ख़त्म हुई है घास, लेकिन लाइफ किसकी इफेक्ट हो रही है, किसकी लाइफ पर इम्पैक्ट डाल रहे हैं, ये डाल रहे हैं आपके जो हर्बीवोर्स हैं, जो शाकाहारी जीव हैं। जितने भी शाकाहारी जीव हैं, खरगोश वगैरह, हिरन वगैरह, सब क्या होंगे, धीरे धीरे खाने के अभाव में ये मर जाएंगे। अब जब शाकाहारी जीव खत्म हो जाएंगे, तो जो मांसाहारी जीव हैं, शेर, बाघ, चीता वगैरह, ये तो शाकाहारी जीवों पर जिंदा है ना, तो ये भी क्या होंगे, धीरे धीरे बेटा खत्म हो जाएंगे। तो खत्म हुई है घास, खत्म हुई हैं हरे पेड़ पौधे, लेकिन इसका इम्पैक्ट कहाँ दिख रहा है बेटा, मांसाहारी जीवों पर दिख रहा है। तो ऐसे ही बेटा प्रकृति ने क्या किया है, धरती पर जितने भी जीव बनाए हैं ना, उन सबकी अपनी एक इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, ठीक है। उन सबकी क्या है बेटा, पर्यावरण में एक इंपॉर्टेंस है। तो कोई चीज़ पर्यावरण से एकदम से ख़त्म कर दी जाएगी ना, तो उसका बहुत बड़ा नुकसान है। उसका नुकसान कहाँ पड़ेगा, उसका नुकसान जो है इकोसिस्टम में पड़ता है, ठीक है, पर्यावरण में हमारे पड़ता है, ठीक है। तो किसी एक जीव को पूरी तरीके से ख़त्म करना बेटा अच्छी बात नहीं है। ये केमिकल्स क्या करते हैं, उस चीज़ को पूरी तरीके से किल कर देते हैं, ठीक है। पूरी तरीके से किल करने का मतलब है इकोलॉजिकल बैलेंस जो है ना, वो डिस्टर्ब होता है। तो इससे क्या होता है बेटा, इससे क्या होता है, ड्यू टू दिस देयर इज इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। मतलब इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाता है, यानी इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो जाते हैं। इम्बैलेंस को मतलब इम्बैलेंस को हटा के डिस्टर्बेंस लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं बेटा, इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है बेटा, इसका मतलब कि बायोडाइवर्सिटी अफेक्ट हो रही है। बायोडाइवर्सिटी क्या है बेटा, आगे के चैप्टर्स में सीखेंगे इकोलॉजी वाले में। अभी के लिए समझ लीजिए कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी अफेक्टेड, यानी बायोडाइवर्सिटी पर क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। दूसरी दिक्कत क्या है बेटा, दूसरी दिक्कत क्या है कि हमने इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया था इस फसल पर, इस पेस्ट को मारने के लिए, लेकिन इसके साथ साथ मान लीजिए कुछ ये यूजफुल इंसेक्ट हैं, ये जो ब्लू वाले हैं ना, ये क्या है बेटा, ये हमारे कुछ यूजफुल इंसेक्ट हैं। अब डाल दिया हमने इस पर, क्या हमने डाल दिया पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड, जिसकी वजह से ये पेस्ट तो गया ही, इसके साथ साथ में कुछ यूजफुल इंसेक्ट भी क्या हो गए बेटा, खत्म हो गए, ठीक है। तो क्या लिखते हैं बेटा, सम यूजफुल इंसेक्ट्स आर आल्सो किल्ड, यानी कुछ यूजफुल इंसेक्ट भी क्या होते हैं बेटा, मार दिए जाते हैं, ठीक है। अब चलते हैं बेटा कहाँ पर, हम लोग चलते हैं बेटा थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट क्या है बेटा, देखो सिंपल सी बात है कि पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया पेस्ट को, कुछ यूजफुल इंसेक्ट थे उनको भी ख़त्म कर दिया। अब जब आप इसको यहाँ पर डाल रहे हो बेटा, तो यहाँ पर कुछ पानी वगैरह भी तो होता है, ये फील्ड है, ये खेत है, खेत में क्या होता है, पानी वगैरह भी होता है, यहाँ पर मिट्टी होती है, तो यहाँ की पानी और मिट्टी पर भी तो इम्पैक्ट पड़ता है। इस पानी और मिट्टी में भी क्या होता है, दिक्कतें आती हैं, क्योंकि इसमें आप अलग से केमिकल्स डाल रहे हो। तो क्या लिखते हैं बेटा, द सॉइल एंड वाटर इज आल्सो
पॉल्यूटेड, ठीक है, सॉइल और वाटर को भी क्या कर रहे हो आप, पॉल्यूट कर रहे हो, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, ध्यान से सुनिएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा हूँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, सबसे हार्मफुल इफेक्ट है वो ये है कि जब आप पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड को इस पौधे में डालते हो तो वो इस पौधे में जाता है, जाने के बाद बेटा इस पौधे से जो ग्रेन पैदा होंगे, जो अनाज पैदा होंगे ना, तो उसमें भी तो जाएगा वो केमिकल। अब वो केमिकल क्या करता है, उसके बाद जब उसी को छोटी छोटी चिड़ियाँ खाती हैं, हम लोग खाते हैं, तो वही केमिकल कहाँ जाता है बेटा, हमारे अंदर जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से कहाँ इंटर करता है बेटा, फूड चेन में इंटर कर जाता है। ध्यान सुनिएगा, कहाँ इंटर कर जाता है, फूड चेन में। इसको कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है। वो हम लोग इकोलॉजी में पढ़ेंगे बायोमैग्निफिकेशन क्या है। तो दिक्कत क्या है बेटा, ये केमिकल्स जो है ना, इस पौधे के माध्यम से आपने एक पौधे में डाला, गया तो वो पौधे में है, लेकिन इसी पौधे से तो अनाज बनना है, तो जाएगा भी उस अनाज के अंदर। तो उस अनाज को हम लोग खाएंगे, उस अनाज को जानवर खाएंगे, उस अनाज को आपकी चिड़ियाँ वगैरह चुनेंगी, तो उनके अंदर भी तो जाएगा बेटा। तो उनके अंदर जाके क्या होगा, इकट्ठा होने लगेगा। जैसे जैसे फूड चेन में आगे बढ़ेगा, इकट्ठा होता चला जाएगा। इसी को कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। आगे हम उसको देखेंगे क्या होता है बायोमैग्निफिकेशन। तो अभी के लिए क्या समझो कि दीज केमिकल्स एंटर्स इन फूड चेन, फूड चेन में इंटर करते हैं और क्या करवाते हैं बेटा, और क्या पैदा करते हैं, और बायोमैग्निफिकेशन जैसा इफेक्ट पैदा करते हैं। बायोमैग्निफिकेशन क्या पैदा कर रहे हैं बेटा, बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है। तो ये बात हो गई बेटा किसकी, ये बात हो गई हमारे कन्वेंशनल फार्मिंग में यूज़ होने वाले केमिकल्स की। अब इतना सारा दिक्कत है, इतनी सारी दिक्कतों को दूर करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं बेटा किसका, बायो कंट्रोल एजेंट्स का। ये सारी जो दिक्कतें हैं, यहाँ पर जितनी भी ब्लू चीज़ें हमने लिख रखी हैं ना, ड्यू टू ऑल दीज थिंग्स वी यूज़ बायो कंट्रोल एजेंट्स एज इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स, ठीक है। इंसेक्टिसाइड्स क्या है बेटा, इंसेक्टिसाइड वो हैं जो कीड़ों को मार देते हैं, पेस्टिसाइड वो है तो हैं जो पेस्ट को मार देते हैं। तो बायो कंट्रोल एजेंट भी तो वही काम कर रहे हैं ना, लेकिन इनका इफेक्ट बहुत कम है, ठीक है। तो बायो कंट्रोल एजेंट क्यों यूज़फुल है, वाई बायो कंट्रोल एजेंट्स आर यूज़फुल, आइए अब उसको देखते हैं। तो आप फटाक से इसका स्क्रीनशॉट करेंगे, देन हम लोग आगे चलेंगे। फिर हम लोग ये देखेंगे कि हमारे ये जो बायो कंट्रोल एजेंट है ना, ये क्यों यूज़फुल है, ये कौन से मेथड पर काम करते हैं, ठीक है। चलो फटाक से स्क्रीनशॉट करो बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा इसको रफ करते हैं, देन आगे बढ़ जाते हैं। इसको लिखा रहने देते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है थोड़ा सा भी। चलो अब चलते हैं हम लोग आगे। अब यहाँ पर बेटा हेडिंग डालते हैं कॉन्सेप्ट टू डिजाइन बायो कंट्रोल एजेंट, ठीक है। बायो कंट्रोल एजेंट को डिज़ाइन करने के लिए हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। पहली बात तो बेटा मैंने क्या कहा कि अगर यहाँ पर कोई पेस्ट लगा है तो उसका नेचुरल प्रेडेटर ढूंढते हैं कि इसको नेचुरली कौन खा सकता है, ठीक है। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है बेटा कि बायो कंट्रोल प्रोसेस is based on natural predation, ठीक है। और फिर दूसरी बात जो बेटा मैंने यहाँ कही कि इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस ना होने पाए, इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस ना होने पाए यानी 100% मुझे पेस्ट्स को किल नहीं करना है। 100% किल कर दिया बेटा तो इन्वायरमेंट में क्या आ जाएगा, डिस्टर्बेंस आ जाएगा। इनकी भी अपनी, इन पेस्ट्स की भी अपनी एक इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होगी ना, तो उस इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस पर इम्पैक्ट ना पड़े, इस वजह से बेटा इसको 100% ख़त्म नहीं करना है। अगर यहाँ पर किसी ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ख़त्म तो करेगा इन सबको, लेकिन पूरी तरीके से ख़त्म नहीं करेगा, यानी 100% किल नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे बेटा, दूसरी बात, बायो कंट्रोल एजेंट्स नॉट एरेडिकेट और किल द पैथोजन 100%, यानी ये 100% किल नहीं करते बेटा। इसलिए
इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस भी नहीं होता, यानी इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहता है। इन्वायरमेंट पे इनकी भी कुछ इंपॉर्टेंस होगी, वो बनी रहेगी, क्योंकि पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो रहे हैं। तो इसीलिए बेटा बायो कंट्रोल एजेंट्स का इस्तेमाल अच्छा है, क्योंकि ये इसमें किसी तरीके के कोई केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया है आपने, और ये नेचुरल प्रेडेशन पर आधारित है, यानी प्राकृतिक रूप से भक्षण की प्रक्रिया पर आधारित है। दूसरी बात बेटा कि बायो कंट्रोल एजेंट पूरी तरीके से ख़त्म नहीं करते, और पूरी तरीके से ख़त्म ना होने के कारण इनकी भी कुछ आबादी बची रहेगी इन पेस्ट की, जो इकोलॉजिकल बैलेंस करने के लिए ज़रूरी है, जो इन्वायरमेंट में बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। और एज अ ऑर्गेनिक फार्मर, एक ऑर्गेनिक फार्मर है, अगर हम ही ऑर्गेनिक फार्मर हैं या फिर आप हैं ऑर्गेनिक फार्मर, तो एक ऑर्गेनिक फार्मर का माइंडसेट ऐसा होता है बेटा कि वो किसी को नुकसान पहुँचाए बिना जो खेती करता है, ठीक है। तो उसके लिए ये मायने रखता है ना कि बायोडाइवर्सिटी जो होती है ना, वो इम्पॉर्टेंट है नेचर के लिए, ठीक है। तो एज ए ऑर्गेनिक फार्मर या फिर एन ऑर्गेनिक फार्मर thinks that biodiversity is important। वो क्या सोचता है बेटा, वो सोचता है कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, इंपॉर्टेंट है, एज एवरी ऑर्गेनिज्म प्ले अ important role in nature। प्रत्येक ऑर्गेनिज्म नेचर में एक इंपॉर्टेंट रोल रखता है, इस वजह से बायोडाइवर्सिटी क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलते हैं बेटा हम लोग कहाँ पर, एग्जाम्पल्स ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट्स में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा, एग्जाम्पल्स ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट्स। हम लोग चल रहे हैं कहाँ पर, बायो कंट्रोल एजेंट्स के एग्जाम्पल पर, ठीक है। पहला एग्जाम्पल लेने से पहले यहाँ पर लिखते हैं बेटा बायो कंट्रोल एजेंट का नाम, बायो कंट्रोल एजेंट नेम लिखते हैं, फिर यहाँ पर लिखते हैं बेटा प्रेडेशन या फिर प्रेडेटर टाइप लिख देते हैं, प्रेडेटर टाइप, किस टाइप के प्रेडेटर पर फीड करता है, ठीक है। तो जो हमारा पहला बायो कंट्रोल एजेंट है ना, उसका नाम है लेडी बर्ड, ठीक है, लेडीज फर्स्ट यानी लेडी बर्ड, ठीक है। नाम से पता चल रहा है कि ये क्या होगी, एक बर्ड होगी, लेकिन बेटा ये बर्ड नहीं है, ये क्या है, एक तरीके का आर्थ्रोपॉड है, यानी ये क्या है बेटा, एक तरीके का बीटल है। क्या है बेटा, दिस इज अ बीटल। ये क्या है बेटा, एक बीटल है जो फीड करता है, जो फीड ऑन एफिड्स, या फिर ऐसा लिख दो, किल द aphids which are present on leaves, ठीक है। एफिड्स क्या होते हैं बेटा, ये सैप होता है ना, लीव्स पर सैप होता है, सैप सकिंग इंसेक्ट होते हैं ये, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये लेडी बर्ड क्या करता है, इनको ख़त्म कर देता है, ठीक है। अब चलते हैं बेटा हम लोग कहाँ पर, हम लोग चलते हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल पर, ठीक है। कहाँ चलते हैं हम लोग, अपने दूसरे एग्जाम्पल पर। नाम है बेटा उसका ड्रैगन फ्लाई। क्या नाम है बेटा, ड्रैगन फ्लाई। ये क्या करती है बेटा, ड्रैगन फ्लाई किल कर देती है मॉस्किटो को। दिस ड्रैगन फ्लाई किल्स मॉस्किटो। किसको किल करती है बेटा, ये मॉस्किटो को किल करती है। थर्ड नंबर पर चलते हैं हम लोग लेते हैं बेटा ट्राइकोडर्मा, ठीक है, ठीक है। ये क्या है बेटा, ये क्या है, ये भी एक तरीके का बायो कंट्रोल एजेंट है, जो क्या करता है, रूट में प्रेजेंट होता है और रूट में पैथोजन की ग्रोथ को रोक देता है, ठीक है। तो कहाँ पर प्रेजेंट होता है बेटा, एक मिनट इसको रफ करता हूँ मैं, इस पूरे को रफ कर देता हूँ, अब ज़रूरत नहीं है इसकी, तो हटा ही देते हैं। चलो, ट्राइकोडर्मा क्या है बेटा, ट्राइकोडर्मा भी एक बायो कंट्रोल एजेंट है। इट इज प्रेजेंट इन रूट एंड प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ पैथोजन, ठीक।
अब चलते हैं बेटा हम लोग कहाँ पर, हम लोग चलते हैं बेटा 4th नंबर पर। हम लोग कहाँ चलते हैं 4th नंबर पर। यहाँ पर लेते हैं बेटा बैसिलस thuringiensis। ठीक है, बैसिलस thuringiensis क्या करता है बेटा, ये क्या करता है बेटा, ये स्पोर्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक, ये क्या है, इसके स्पोर्स हैं। इन स्पोर्स के पैकेट बेटा मार्केट में मिलते हैं। इन स्पोर्स के क्या मिलते हैं, पैकेट। ठीक है, और इन स्पोर्स के पैकेट को आप सैचेट कहते हो। क्या कहते हैं बेटा, सैचेट कहते हो। इन स्पोर्स को मिक्स किया जाता है बेटा, मिक्स विथ वाटर एंड स्प्रे ऑन क्रॉप। इनको क्या किया जाता है बेटा, देखो ये एक स्पोर्स हैं किसके, बैसिलस thuringiensis के। ठीक है, शॉर्ट में इसको आप बीटी कहते हो। ठीक, आगे जब हम लोग पढ़ेंगे बायोटेक का एप्लीकेशन, वो चैप्टर जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये देखेंगे कि बीटी कॉटन क्या होता है, बीटी ब्रिंजल क्या होता है, बीटी क्रॉप्स क्या होती हैं, वहाँ पर इसका ही इस्तेमाल करने वाले हैं हम लोग। तो इसके बेटा क्या होते हैं, कुछ स्पोर्स होते हैं। इन स्पोर्स के पैकेट जो होता है ना, वो मार्केट में मिलते हैं, जिनको हम लोग किस नाम से जानते हैं, सैचेट के नाम से जानते हैं। इस सैचेट को मिक्स किया वाटर के साथ और स्प्रे करते हैं बेटा, कहाँ पर, क्रॉप पर। अब ये क्या करता है बेटा, ये क्या करता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिएगा। इंसेक्ट जो होते हैं, जो कीड़े होते हैं ना, उनके एक लार्वा होते हैं जिनको हम कहते हैं कैटरपिलर लार्वा। क्या कहते हैं बेटा, उनको कैटरपिलर लार्वा कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, इंसेक्ट के कैटरपिलर लार्वा को मार देते हैं। ठीक है, कैसे मार देते हैं वो बाद में देखेंगे जब उस चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इतना याद रखिए, ये इंसेक्ट के कैटरपिलर लार्वा को मार देते हैं। क्यों, क्योंकि इनमें एक खास तरीके की प्रोटीन बनती है जिसको हम क्राई प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, तो ये उसके थ्रू इंसेक्ट को क्या करते हैं, मार देते हैं, इंसेक्ट के लार्वा को मार देते हैं। तो क्या लिखेंगे बेटा, इट किल्ड द कैटरपिलर लार्वा ऑफ इंसेक्ट्स। इट किल्ड द कैटरपिलर लार्वा ऑफ द इंसेक्ट्स एज दे प्रोड्यूस a special protein named, क्या नाम है बेटा उस प्रोटीन का, उस प्रोटीन का नाम है आपका क्राई प्रोटीन। क्या कहते हैं उसको आप कहते हो क्राई प्रोटीन। ठीक है, इसकी सहायता से वो क्या करते हैं, मार देते हैं। ये तो हो गई चौथी बात। पांचवी बात हम वहाँ लिखते हैं, इससे पहले बेटा क्या करिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट करिए, देन हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। फटाक से स्क्रीनशॉट करिए बेटा, तो हम लिखते हैं पांचवा, फिर हम लोग देखते हैं कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है। तो फटाक से आप स्क्रीनशॉट करेंगे बेटा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा, इस वाले रीजन को थोड़ा सा हटा लेते हैं, फिर यहीं पर लिख लेंगे। ठीक है, इसी में सब कुछ आ जाएगा। चलो, ये हो गया 4th पॉइंट। यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर लिखते हैं अपना 5th पॉइंट। जो हमारा 5वां बायो कंट्रोल एजेंट है वो है बेटा बैकुलो। वो क्या है, वो है बैकुलो वायरस। ठीक है, ये किस जीनस से बिलोंग करता है बेटा, बिलोंग्स टू जीनस न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस, इस जीनस से बिलोंग करता है। अब ये क्या करता है बेटा, ये क्या करता है, ये कुछ स्पेसिफिक, कुछ सेलेक्टेड इंसेक्ट को किल करता है। तो क्या लिखेंगे बेटा, इट किल्ड सेलेक्टेड पैथोजेंस। इट किल्ड सेलेक्टेड पैथोजन, सबको नहीं मारता, कुछ सेलेक्टेड पैथोजेंस को किल करता है। ठीक, अब सेलेक्टेड पैथोजन को किल करने के कारण, सबको नहीं मारता, ये कुछ ही लोग को मारता है, कुछ लोगों पर इंपैक्ट डालता है। इसी वजह से इसको कहा जाता है बेटा नैरो स्पेक्ट्रम बायो कंट्रोल एजेंट। क्या है बेटा, नैरो स्पेक्ट्रम बायो कंट्रोल एजेंट कहा जाता है। ठीक, अब नैरो स्पेक्ट्रम बायो कंट्रोल एजेंट क्या है, नैरो स्पेक्ट्रम बायो कंट्रोल एजेंट वो होते हैं जो कुछ सेलेक्टेड पैथोजन को किल करते हैं, लेकिन कुछ अन्य एनिमल्स या अन्य ऑर्गेनिजम्स पर अपना कोई इंपैक्ट शो नहीं करते हैं। ठीक है बेटा, तो क्या लिखते हैं बेटा कि एज दे किल्ड सम selected pathogen but not so
any impact on plants, animals, humans, fishes and other important इंसेक्ट्स। ये इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स पर अपना कोई इम्पैक्ट शो नहीं करते हैं, ये केवल कुछ सेलेक्टेड पैथोजन को ही किल करते हैं। इसी वजह से इनको कहा जाता है बेटा क्या है, ये नैरो स्पेक्ट्रम बायो कंट्रोल एजेंट है। अब एक टॉपिक आता है बेटा IPM का, ठीक है, IMP नहीं बेटा, IPM लिखो, ठीक है। इस IPM का मतलब है बेटा इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट क्या है बेटा, जो एरिया इकोलॉजिकली सेंसिटिव होते हैं, जो एरिया इकोलॉजिकली सेंसिटिव होते हैं ना, वहाँ पर हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, नैरो स्पेक्ट्रम बायो कंट्रोल एजेंट का, क्योंकि ये सेलेक्टेड चीज़ों को ख़त्म करते हैं, बाकी सारी ऑर्गेनिजम्स पर कोई इम्पैक्ट नहीं डालते हैं। तो इसी अप्रोच को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट अप्रोच कहते हैं, IPM कहते हैं। तो IPM एक तरीके की क्या है बेटा, ये एक तरीके की अप्रोच है। अप्रोच बोले तो ये हमारा एक तरीका है जिसमें हम क्या करते हैं, इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया में हम नैरो स्पेक्ट्रम बायो कंट्रोल एजेंट का यूज़ करते हैं बेटा। तो ये अप्रोच है। इसमें क्या करते हैं बेटा, इसमें क्या करते हैं, इन विच नैरो स्पेक्ट्रम बायो कंट्रोल एजेंट्स आर यूज्ड as the area is ecologically sensitive, ठीक है। एक मिनट बेटा चेक करने दो, नीचे आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये लाइन नहीं दिख रही है, ठीक है, ये लाइन नहीं दिख रही है। इस लाइन को मैं थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ, इन विच नैरो स्पेक्ट्रम बायो कंट्रोल एजेंट्स आर यूज्ड as the area is ecologically sensitive, ठीक है। in which narrow spectrum biological बायो कंट्रोल एजेंट्स आर यूज्ड एज द एरिया इज इकोलॉजिकली सेंसिटिव, यानी ये एक ऐसी अप्रोच है जिसमें हम इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया में हम क्या करते हैं बेटा, नैरो स्पेक्ट्रम बायो कंट्रोल एजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी कुछ ऐसे एजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं जो सिलेक्टेड चीज़ों को खत्म करते हैं, बाकी दूसरे पर कोई इंपैक्ट नहीं डालते हैं। तो ये हो गई बात बेटा हमारे किसकी, बायो कंट्रोल एजेंट की। अब हमारा लास्ट में एक टॉपिक बचता है बायो फर्टिलाइजर्स का, मुश्किल से 10 मिनट का टॉपिक है, उसका भी क्लास आपको जल्दी ही मिल जाएगा। एक छोटा सा लेक्चर होगा 10 मिनट का, वो भी आपको मिल जाएगा। उस लेक्चर के बाद ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। फिर साथ साथ में इसके पैरेलल एक और चैप्टर पढ़ रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का, वो थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है बेटा, उसमें कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, उसमें हमने एड्स पढ़ रखा है, एड्स के बाद हम लोग उसमें पढ़ने वाले हैं मलेरियल पैरासाइट की लाइफ साइकिल को, मलेरियल पैरासाइट को पढ़ने वाले हैं। उसके बाद फिर हम कैंसर पढ़ेंगे, उसके बाद ड्रग एब्यूज़ पढ़ेंगे। ड्रग एब्यूज़ में हो सकता है 2 लेक्चर लग जाए, उसके बाद वो टॉपिक भी हो जाएगा बेटा खत्म। अच्छा उसमें कुछ और भी डिजीज़ वगैरह हैं, छोटी छोटी कुछ बैक्टीरियल वायरल डिजीज, उसको भी पढ़ के खत्म कर देंगे, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करिए और अपनी तैयारी को भी और बेहतरीन बनाइए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।